बहुत अच्छा सवाल है। एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर बी दिया है, कह रहे हैं यार परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वैल्यू ऑफ ए। ये सवाल तो पेपर में बहुत आता है भाई। कैसे करते हैं? आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 ज़ा 10, जे वाले को जे से 7 2 ज़ा 14, और -3 को ए से -3a इक्वल टू 0। एक्चुअली परपेंडिकुलर होने का लब है ए डॉट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसान है। 10 और 14 का सम 24, 3a बराबर 24 क्या हो जाएगा? a बराबर 8 क्या हो जाएगा? व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ i प्लस जे प्लस के? तो जी i प्लस जे प्लस के, ठीक है, और डिवाइड करेंगे √3 से। √3 से क्यों? क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल ऐसे करते हैं कि मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, एडअप कर लें तो ये √3 आ जाएगा और इसको डिवाइड करते हैं। तो इसमें और भी घुमा सकते हैं। a इक्वल टू बी तो दिया था, कल को आ जाए a इक्वल टू बी इक्वल टू 7 और थीटा 90। तो देखो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, थीटा 90 पे √2a। अगर a बराबर 7 क्या हो जाएगा तो हम a 7 रख लेंगे। इसी तरह अगर a और b कल को इक्वल दे दें और 3 के इक्वल दे दें और थीटा 0 हो जाए, तो 0 पे किसके इक्वल थे भाई? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 2a के बराबर था, और 2 3 का आंसर 6 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। इसी तरह a प्लस बी का मैग्नीट्यूड थीटा 60 पे पूछें, तो थीटा 60 पे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड √3 है था, तो भाई a इक्वल टू बी इक्वल टू √3 है, तो a की जगह हम 1 पुट कर देंगे अगर वो 1 के इक्वल दिया, जो अगर दिया है तो, नहीं दिया तो नहीं। तो देखो इस टॉपिक से कितनी सारी एमसीक्यूज बन जाती है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? एमसीक्यूज आती है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब इसमें बड़ी अहम बात है कि क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? कौन दोनों? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो भाई बिल्कुल हो सकते हैं अगर थीटा 90 और 270 हो, क्योंकि cos 90 और cos 270 0 के बराबर होता है। अब देखो जाहिर सी बात है 0 के बराबर है, ये पार्ट भी कैंसिल और इस वाले का ये पार्ट भी कैंसिल, तो दोनों ना सिर्फ इक्वल हो जाएंगे बल्कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो एक बात तो ये एमसीक्यूज भी आ जाएगी कि दोनों किस एंगल पे इक्वल होंगे, तो 90 और 270 पर किसके इक्वल होंगे? स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब एक और सवाल आता है, एक और एमसीक्यूज कि अगर a और b आपस में इक्वल हो जाएं तो क्या होगा? तो फिर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा √2a 1 प्लस कॉस थीटा के, और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड √2a 1 माइनस कॉस थीटा के। अब इसमें फिर अगर थीटा 90 और 270 हो, जाहिर ये वाला पार्ट कैंसिल, तो ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे? √2a के। आप बोलोगे सर जब थीटा 90 और 270 था तो ये इसके इक्वल थे। भाई उस वक्त a और b इक्वल नहीं थे। अब ये तब की बात है जब a और b इक्वल। अगर थीटा 0 हो जाए तो याद रखो cos 0 बराबर होता है 1 के, 1 प्लस 1 2, यानी √2 इंटू √2 2a के बराबर, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेल cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो ऐसे भी एमसीक्यूज आ जाएगी कि भाई ठीक है a और b आपस में इक्वल भी हैं और थीटा 0 है, तो पता है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? जी 2a के। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? 0 के। और अगर थीटा 180 है तो फिर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बच्चों बराबर होता है 0 के, और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है 2a के। ये कब होगा? जब थीटा 180 है। तो 180 पे देखो उल्टा रिजल्ट आता है, तभी एंटी पैरेलल एंगल कहलाता है। भाई थीटा 0 पे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 2a था, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड 0 था, लेकिन जब थीटा 180 होगा तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड 2a हो जाएगा। और अगर थीटा 60 होगा तो फिर क्या होगा? वेल cos 60 पे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड a और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड √3, क्योंकि cos 60 बराबर होता है हाफ के। और इसका रेसिप्रोकल यानी 120 पे उल्टा रिजल्ट आएगा, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड √3 हो जाएगा, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a हो जाएगा। सर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कॉस की याद होनी चाहिए इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों को? तो याद रखने की तरकीबें तो बताता रहता हूँ, फिलहाल मैं वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, जैसे कि cos 0 1, cos 60 हाफ, cos 90 और cos 270 दोनों 0, cos 120 -1 और cos 180 0। ओके जी, -2 का मतलब है सेकंड रो और थर्ड कॉलम के अलावा मेंबर लेना, जो कि 1398 है।
अगर ये माइनर है तो बस यहीं तक लेंगे, कोफैक्टर होता है तो पावर भी लेते हैं। 8 1 सा 8, 9 3 सा 27, 8 माइनस 27 का लब होता है -19 एंड दिस इज़ योर आंसर। बड़ी अहम बात कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों ज़ीरो हो जाए, ऐसा किस एंगल पे होगा? तो देखो इस चीज़ का ताल्लुक एंगल से नहीं है, ये बहुत आती है एमसीक्यू ध्यान में रखो। इसका ताल्लुक है मैग्नीट्यूड से। ऐसा तब होता है जब ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो, ज़ीरो के, या किसी एक का भी मैग्नीट्यूड अगर ज़ीरो हो तो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। कल को एमसीक्यूज ऐसे आ जाए कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो याद करो, अभी पहले मैंने प्रीवियस क्या कराया था, ए डॉट बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो तब होता है जब थीटा 90 है 270 ना हो। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो अगर थीटा 0 180 और 360 ना हो। और दोनों के डज नॉट इक्वल टू तो 0 90 180 270 और 360 इनके इक्वल ना हो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना कैसे निकलता है? अब जैसा कि वेक्टर है 3i + 4j, आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो वेल ax² + ay² स्क्वायर रूट में हम कर सकते हैं। एल x का कोफिशिएंट 3 है, y का 4 है, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर 9 + 16, और 9 + 16 बच्चों कितना होता है 25, जो कि किसका रूट होता है 5 का। तो a का मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा 5। इसी तरह कला को अगर हमारे पास b के हवाले से चालू, वेल b बराबर दिया है 5i + 12j के, b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5² + 12²। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 यानी 169, जिसका रूट होता है 13। लेकिन बच्चों ये दो सॉल्व बहुत आते हैं। कौन से दोनों? यानी कि 3i और 4j की वैल्यू। तो इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि जब 3i 4j तो 5 है, इससे 5 12 पे 13 है। क्योंकि देखो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि fx है 3, fy है 4। तो बच्चों इसी मेथड से हम f निकाल लेंगे, जो कि ऑफ कोर्स 5 आ जाएगा। इसी तरह अगर fx 5 है, fy 12 है तो f 13 आ जाएगा। इन दोनों रिजल्ट का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही होता है पेपर में, ये बात जहन में रखो बच्चों। अगला टॉपिक है हमारा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन बोले तो साया, मगर आखिर किसका साया? दो साये हो सकते हैं, या तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होगा तो देखो ए डॉट बी को डिवाइड करेंगे बी के मैग्नीट्यूड से। वेल इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, बड़ा सा ए और बी छोटा सा सब्सक्रिप्ट में। अब ए दिया है 3i + 4j, ठीक है। तो भाई जब 3 और 4 होंगे i और j तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5। इसलिए मैंने कहा था जब 5 12 हो तो क्या हो जाता है 13, क्योंकि ये दो क्वेश्चन बहुत आते हैं। और देखें ऐसा ही दिया था, एग्जाम में आया था तो बीनो ने 5i + 12j दिया था। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कैसे निकलेगा भाई? बी डॉट ए को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, बी बड़ा सा ए सब्सक्रिप्ट में। अब ए डॉट बी देखो डॉट प्रोडक्ट में हम करते हैं, आई को मल्टीप्लाई करते हैं आई से, जे को जे से। 3 5 15 क्योंकि बाकी 0 हो जाएगा। 4 12 48। वेल 15 + 48 63 होता है, और बी का मैग्नीट्यूड क्या है भाई 5 और 12 है तो 13 हो जाएगा। ये हो गया 13। और अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए हो, बी डॉट ए, तो भी ऊपर तो 33 आएगा, और भाई 3i + 4j तो मैग्नीट्यूड 5 आ जाएगा बच्चों। कि i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, बट i डॉट j, j डॉट k डॉट i 0 होता है, ये तो हम सबको पता है। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ये टॉपिक भी बहुत आता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। देखो एक वेक्टर है, फर्ज करो xi + yj + zk। पहले तो उसका रिजल्टेंट कैसे आएगा? वो आएगा x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + z का स्क्वायर। क्या मतलब? जैसे कि देखो 2i + 3j + 6k, ये आपका x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा z। रिजल्टेंट कैसे आएगा? 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। वेल इन सबको ऐड करो 49, जो कि 49 का रूट इसका लब है 7। अब अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालने को आए तो देखो 3 होती हैं, cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गैमा। cos अल्फ़ा का फार्मूला होता है x/r, cos बीटा का y/r, और cos गैमा का z/। तो x 2 था 2/7, y 3 था 3/7, और z 6 था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6/7।
सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन कोसाइन भी बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट। ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर और बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ए क्रॉस बी 30 है, ए डॉट बी 40 है, ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900, 4 का स्क्वायर 16, 40 का 1600, ए 5 है, 5 का स्क्वायर 25। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये साल पेपर में बहुत आया है। ठीक है, ए मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 25। इन्होंने पूछा गया था बी मैग्नीट्यूड, तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, फार्मूले में वैल्यू रखी, ए क्रॉस बी की जगह थी 30 का स्क्वायर। बच्चों कल हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, आज वेक्टर प्रोडक्ट पढ़नी है, और ये जो फार्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुत सवाल आए। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों का इस्तेमाल है। तो 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600। वेल ये 25 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 2500 आ रहा है, 25 से डिवाइड कर दें, बी का मैग्नीट्यूड 100, स्क्वायर बी स्क्वायर 100 है, तो बी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये इसका आंसर। देखिए ए क्रॉस बी होता है, ये ऊपर आ जाएगा पहली रो में आई जे के, फिर ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। अब आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई के क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस आई बराबर माइनस के क्रॉस जे माइनस आई के, और आई क्रॉस के माइनस जे के। ये सब बातें तो आपको पता है, इसकी मैजिकल ट्रिक भी मैं भी बताने वाला हूँ। देखो याद कैसे रखेंगे कि आई क्रॉस जे पॉजिटिव है और जे क्रॉस आई माइनस के, ये याद रखने के लिए देखो हम एक व्हील बनाते हैं। जैसे कि एरो चलेगा आई से जे से बड़ा के होता है, और फिर के बाद अगर आप देखो तो फिर जेड, फिर ए, फिर बी, सी, दोबारा यानी आई, इस तरह तरतीब चलती है। अगर इसी तरतीब से चल रहा है यानी आई क्रॉस जे, तो देखो प्लस क्या आएगा। लेकिन अगर उल्टा चल रहा है एरो के, जे क्रॉस आई तो माइनस क्या आएगा, जे क्रॉस के तो प्लस आई, के क्रॉस जे तो माइनस आई। तो मेरे भाई इस तरह से ही हमारे वेक्टर्स का सिलसिला होता है। लेकिन हम इतने लंबे चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, हम इसको मैजिकल ट्रिक से करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले यहाँ तक देख लें बच्चों। देखो ए दिया हुआ है -3i + j + 5k, बे दिया है 7i + 3j + k। ए क्रॉस भी निकालने को कह रहे हैं। तो देखो मैट्रिक्स का तरीका क्या होता है, ए बी आता था, फिर सी डी, ए डी माइनस बी सी, ऐसे ही करते थे ना। और जब 3 रोज 3 कॉलम का खुलते थे, पहले हम आई लिखते थे, फिर -j, फिर +k। देखो यहाँ ऑप्शन दिए हैं इस तरह से हमें बहुत सारे, ठीक है। मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, ओरिजिनल मेथड से हो सकता है, लेकिन एफटी में याद रखो यही तो मेरी स्पेशलिटी, हर चीज़ की ट्रिक बनाई हुई है मैंने। तो हम ट्रिक से करेंगे। अब ट्रिक से कैसे करेंगे कि बजाय मैं तीनों आई जे के निकालूँ, कोई एक चीज़ निकाल लूँगा। देखो जैसे कि आई भी सारे ऑप्शंस का डिफरेंट है, जे भी के भी, तो मेरी मर्ज़ी है। वरना अगर सबका आई जे सेम होता तो के निकाल लेता, जे के सबका सेम होता तो आई निकाल लेता। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। ठीक हो, के कैसे निकलेगा आई और जे के कोफिशिएंट से। आई का कोफिशिएंट -3, जे का 1 लिख दिया मैंने। हाँ जी, आई का कोफिशिएंट क्या है 7, जे का 3। अब ज़रा मल्टीप्लाई करें, -3 को 1 से करें -9, 7 1 सा 7 होता है, और यूँ जो मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है -16। देखो कहीं के का ऑप्शन -16 है, बिल्कुल है जी ऑप्शन ए में, ये तीनों ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। आई जे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों, पेपर होगा हम आगे बढ़ जाएंगे फ़ौरन। वैसे अभी मैं आपको आई जे निकालना भी सिखा देता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में ज़रूरत हमें नहीं, क्योंकि के सबका डिफरेंट है। आर बराबर है 3i + 6j - 2k, एफ बराबर है 4i - j + 3k, और टॉर चाहिए जो कि आर क्रॉस एफ होती है। तो निकलेगी कैसे देखो, हम दोबारा ऑप्शन देखेंगे। 16i - 17j - 27k, क्रॉस प्रोडक्ट है तो फिर वही वाली ट्रिक लगेगी। के सबका अलग है, बिल्कुल अलग है, तो मैं चाहूँ के भी निकाल सकता हूँ, आई भी अलग है, जे भी, मेरी मर्ज़ी है। तो यार कोई एक चीज़ निकाल सकते हैं, लेकिन चूँकि पेपर नहीं है इसलिए सब निकाल के दिखा देते। के हमेशा मिलेगा आई और जे के क्वेश्चन से। आई का क्वेश्चन 3, जे का 6, आई का 4, जे का -1। ये देखो लिख दिया मैंने, 3 6
4 और -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही तो होता है, ये -3, ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस साइन फार्मूले का -3 -24 -27। क्या कहीं के में -27 है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा? जी बिल्कुल है। पेपर होगा मैं आगे बढ़ जाऊँगा, देखो इतनी जल्दी हम सॉल्व करते हैं, लेकिन जो कि पेपर नहीं है इसलिए चले प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी निकलेगा आई और के की मदद से। 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 9 और -8 हमारे पास, ये +8 हो जाएगा। देखें ना भाई, 3 और -2, 4 और 3 मैंने लिखे। 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8। अब देखो ये 9 और ये +8 17, लेकिन जे में हमेशा साइन बदल जाएगा। क्यों? बता चुका हूँ ये बात मैं प्रीवियस क्वेश्चन में। जे हमारे ट्रैक में हमेशा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। +17 का मतलब है -17। जी बिल्कुल है जी। अब के चाहिए, आई चाहिए तो आई मिलेगा जे और के क्वेश्चन से। जे का 6, के का -2, जे का -1, के का 3। ये देखें जी, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 1 2 ज़ा 2, 18 - 2 16। नाम ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स ऑल। ए बराबर होता है 2i - 3j - के, बी बराबर है i + 4j - 2 के। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर चाहिए। अब बेहतरीन ट्रिक होती है ऑप्शन। देखो एक ऑप्शन है 10i + 3j + 11 के, यहाँ नीचे 23 या 2 या 3। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इसका फार्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है a क्रॉस b डिवाइड बाय a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए। यहाँ 23 या 2 या 3 नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में देखो, यहाँ सेम है, लेकिन मेरे भाई ये निकलता कैसे? 10 का स्क्वायर + 11 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। खाली 10 का स्क्वायर ही 100 होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शन तो धुरफिट्टे मुँह हो गए। ये एक बेहतरीन ट्रिक होती है, इस ट्रिक को हम कहते हैं धुरफिट्टे मुँह मेथड। कौन सा मेथड? धुरफिट्टे मुँह। दो ऑप्शन हो गए धुरफिट्टे मुँह। अब सी और डी देखो। वेल ना देखो, आई निकालने की ज़रूरत ना चाहिए ना कि, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करो मेरे बच्चों। 230 और 236 चलें। 10 का स्क्वायर देखें 100, 3 का 9, 11 का 121, प्लस करो 230 आ रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई। लेकिन बच्चों फ़र्ज़ करो एग्ज़ाम में कुछ ऑप्शन चेंज होते हैं, बता रहा हूँ। जैसा कि यहाँ भी 230 होता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो कोई तब्दीली होगी। फिर क्या तब्दील कर दिया उन्होंने? 11 तब्दील कर दिया, ये के या -11 क्या है। तो अब क्या होगा भाई? अब कुछ तब्दीली हो जाएगी। अब के चूँकि डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है? के डिफरेंट है, इसलिए मेरे भाई कहानी बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। आप बचाए बाकी कुछ करने के, देखो ए और बी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब मैग्नीट्यूड निकालने में अब टाइम ज़ाया मत करो, अब खाली क्या निकाल लो? के का क्वेश्चन +11 आएगा, ऑफ कोर्स वो ट्रिक बता चुका हूँ मैं, और आंसर हमारा यही ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्स एंड वाई कंपोनेंट वेक्टर आर 1 न्यूटन ईच, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर। यार एक बात याद रखो, अगर एक्स और वाई कंपोनेंट बराबर हो तो तभी हो सकता है जब थीटा 45 या π/4 हो। बड़ा अच्छा सवाल है। फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, इट एक्स कंपोनेंट विल बी। यार ये बड़ा प्यारा सवाल है। एफ एक्स बराबर होता है हमेशा एफ कॉस थीटा के। वेल एफ 30 है, कॉस 60 हाफ होता है, 30 का हाफ, एंड दिस इज 15। सो दिस इज योर आंसर। ये भी 5 सिफर के क्वेश्चन में से एक है, डिटर्मिनेंट इसका सॉल्व करना है। यार अगर गौर से देखो तो a - b, m - n, x - y, b - c, n - p, y - z, c - a, p - m, और ये z - x इक्वल टू लाना है किसके? तो ओपन करके तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप गौर से देखो यार, ये वाला कॉलम a और -a कट रहे हैं, b और -b कट रहे हैं, c और -c कट रहे हैं, m और -m, n और -n, p और -p, x और -x, y और -y, z और -z। अगर इस तरह कॉलम वाइज या रॉ वाइज सब कुछ कट रहा हो तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। कह रहे इन्वर्स निकाले, इन्वर्स तो बड़े लंबे चौड़े मेथड से होते थे, लेकिन गौर से देखो इस डिटर्मिनेंट में जो डायगोनल है उसके अंदर क्या क्या मौजूद है? 1 1। एक बड़ी अच्छी बात है, अगर डायगोनल क्या हो? 1 1 हो, और मैट्रिसेस लोअर ट्राइंगल हो,
लोअर ट्राइंगल फिर वही बात, डायगोनल के नीचे वाली चीज़ 0। तो इसका इन्वर्स फिर हम बड़े मैजिकल मेथड से ही निकालते हैं। होता क्या है, 1 1 1 अभी भी आएगा डायगोनल में, ये 0 0, यहाँ तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। अपर ट्राइंगल में साइन चेंज हो जाएंगे बस, एल है तो माइनस एल, एम है तो माइनस एम, और ज़ाहिर है 0 का कोई साइन नहीं होता। तो जो हम 2 पेज पे करते थे, ये देखिए हमने क्या निकाल लिया, इन्वर्स निकाल लिया, और आंसर समझ में नहीं आई थी क्रॉस प्रोडक्ट वाली बात। बिकॉज इसमें आसान से ट्रिक मैंने एक बात बताई थी कि अगर के चाहिए तो आई और जे के कंपोनेंट लेंगे, आई चाहिए तो जे और के की कंपोनेंट लेंगे, जे चाहिए तो आई और के कंपोनेंट लेंगे। बस इतनी बातें रखो, जब भी जे चाहिए होता है तो आई और केस की मदद से हम हासिल करेंगे, और रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बताता हूँ, जैसे कि देखो, अगर हमें के चाहिए तो आई का क्वेश्चन 3, जे का 4। मैट्रिसेस कैसे करते हैं इसका मैंने एक अलग से वीडियो भी डाल दी है, आज जैसे 4 और 5 होता है क्या नहीं, 3 5 सा 15, 4 4 सा 16, 15 माइनस 16 माइनस 1, तो के का ऑप्शन होगा -1। ये बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास दिए हुए होते हैं बच्चों को। हम ये देखते हैं कि हमारे मतलब की बात कहाँ से पूरी है। मतलब की बात कि बहुत सारे ऑप्शन है, एक में माइनस के, एक में -7 के, एक में +6 के, एक में +4 के। तो जैसे हमने -k को टिक कर लिया तो मुझे आई और जे निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। आई जे निकालने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब सारे ऑप्शन के एक जैसे हों। अगर सारे ऑप्शन के एक जैसे होंगे तो मैं क्या निकालूंगा, क्यों आई या जे निकालूंगा। थोड़ा दिमाग यूज़ करें। अब आई जे निकालना है तो देखो, आई निकालना है तो जे और के की मदद लेंगे। जे का क्वेश्चन 4, के का 5, जे का 5, के का 6, 4 6 24, 5 5 25, यानी कि -i। बिल्कुल जी, एक -i का भी ऑप्शन दिया है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब फर्स्ट करो, वहाँ ऑप्शन ऐसे होते हैं, -i + 2j - k, -i + 7j - 7k, -i + 8j - i +, तो जे और के डिफरेंस है, तो मैं जे या के निकाल लेता। आई निकालने में मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि आई सारे ऑप्शन का सेम है। अब जे कैसे निकलता है, तो जे वाली बात थोड़ी टेक्निकल है। जे में एक पंगा ये आता है, ठीक है, मैं बैठा हूँ, वीडियो में मौजूद है, यही फ़ायदा होता है वीडियो का। अब कर लीजिएगा, आई और के 3 6 18, 4 5 20, 18 - 20 -2, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, +2, यानी आंसर क्या आएगा, +2j, +2j। दिस इज योर आंसर। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अगर a डॉट भी 0.6 है और a क्रॉस भी 0.7 है तो क्वाड्रेट कौन सा होगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेट होगा, और थीटा 0 से बड़ा 90 से छोटा होगा। देखो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, एग्जाम में एक बार तो सिर्फ ये सवाल आया था कि ए डॉट बी के लिए 0.6 दी थी, ए क्रॉस बी की 0.7, एनईडी के टेस्ट की बात बता रहा हूँ, और पूछा था क्वाड्रेट तो 1। दाऊद के टेस्ट में वैल्यू उन्होंने चेंज कर दी थी, ए डॉट बी 4 के बराबर था, ए क्रॉस बी 9 के बराबर था, और थीटा पूछा था। अगर ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों पॉजिटिव हैं तो थीटा क्या होगा, बिटवीन 0 to 90। अब मेरे बच्चों एक और सवाल, ए क्रॉस बी दिया था 0.8, ए डॉट बी दिया था -0.3, क्वाड्रेट पूछा था। देखो ए डॉट बी नेगेटिव, ए क्रॉस बी पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेट होगा, सेकंड। कल को एंगल पूछ लेते तो एंगल क्या होता, बिटवीन 90 to 180। एक और पेपर में सवाल आया था GIK यानी गुलाम इसाक खान में, उन्होंने ए डॉट बी -0.7 और ए क्रॉस बी 0.8 दे के क्वाड्रेट पूछा था, थर्ड होगा। कल को एंगल भी पूछ लेते तो बिटवीन 180 और 270, और ऐसे भी हो सकता है कल आ जाए सवाल के ए डॉट बी 0.8 है, ए क्रॉस बी -0.9 है, तो कौन सा क्वाड्रेट होगा। ये सवाल खैर अभी आया नहीं, लेकिन बहरहाल जब बाकी 3 क्वाड्रेट के आ चुके हैं तो इसके भी आ सकते हैं, ये 4th क्वाड्रेट हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी पॉजिटिव है, ए क्रॉस बी नेगेटिव है, और थीटा हो जाएगा बिटवीन 270 से 360 बच्चों। अब f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। अब कह रहे हैं अगर r f1 और f2 तीनों आपस में बराबर हो, यानी कि दोनों वेक्टर f1 और f2 रिजल्टेंट के बराबर हो, तो थीटा क्या होगा, थीटा ऑफ कोर्स क्या होगा, 120 होगा।
एक और बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर F1 और F2 F के बराबर हो, रिजल्टेंट ट्वाइस F के हो, यानी फोर्स का डबल हो, तो थीटा किसके इक्वल होगा? ये अब आप लोग खुद करें। अच्छा देखो, ये भी हम कर सकते थे मैं R को F1 F2 को सबको F पुट कर दूंगा, रिजल्ट आ जाएगा। मगर यार ये इतना कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में इतना आता है कि इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, थीटा 120, और ये मैंने भी तुम लोग करने को दिया है। इसका जवाब मुझे फ़ौरन दो भाई, पता तो चले कौन तवज्जो से पढ़ रहा है। ये एफ 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 देखो यार, मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ, तुम लोगों का काम है इन वीडियोस को देखना। सेकंड यार अब इतना अहम नहीं है, तैयारी ऑलमोस्ट हुई भी है। अब जो बनना है फर्स्ट ईयर और एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर बनना है, ठीक है, उसको भी पढ़ना है, लेकिन अब ज़्यादा टाइम इस पर देना है, ये बात समझो तुम लोग। ओके डियर्स, बेस्ट ऑफ लक। If resultant of two vectors each of magnitude f is twice of magnitude f, the angle between them will be, क्या कह रहे हैं? Resultant of two vectors each of magnitude f is twice of magnitude f। यार देखो, दो टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक तो ये कि जब वेक्टर दोनों f दिए होते हैं और कहा जाता है इनका रिजल्टेंट 2f है, तो याद रखो ये होता है थीटा 0 पे। और तीसरा इससे भी है कि एक वेक्टर f, दूसरा भी f और इनका रिजल्टेंट भी f, तो रखो ऐसा कब होता है? थीटा 120 पे। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए बच्चों। प्यारा सवाल है, फोर्स है -2i + 15j + 6k, y एक्सिस की बात हो रही है, कह रहे हैं वर्डन निकालो। अब बात ये है कि बॉडी 10 मीटर मूव कर रही है, लेकिन कहाँ लॉन्ग वाई एक्सिस। अब इससे बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है। वैसे तो देखो, वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स डॉट डी। अगर दो फोर्सेस होती हैं तो उनका सम होता है, दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं तो उनका डिफरेंस होता है। यहाँ तो कुछ और सूरत हाल है, एक ही फोर्स है लेकिन कहाँ लग रही है? वाई एक्सिस में। तो मेरे भाई, ना मैं आई का कंपोनेंट लूँगा ना के का कंपोनेंट लूँगा, वाई की रिश्तेदारी जे से होती है। मैं फोर्स का 15 उठा लूँगा, आर का 10, 15 10 सा 150 न्यूटन, यही आंसर है। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वाई एक्सिस थी। अगर एक्स एक्सिस होता तो आई उठाता, जेड एक्सिस होता तो क्या उठाता। बच्चों कुछ मैं अपने यूट्यूब की जो मेरी ऑलरेडी बनी हुई वीडियोज़ हैं वो भी तुम लोगों को सेंड कर रहा हूँ, वेक्टर के टॉपिक की ना, तो ज़ाहिर है उसे भी देखते रहो। वैसे तो वेक्टर के नाम से प्लेलिस्ट है, अच्छे बच्चे हो तो पूरी प्लेलिस्ट भी आज देख लेना, अमीन एजुकेशन वेक्टर प्लेलिस्ट। ये सवाल अलग हैं, वो अलग है, ज़ाहिर है मैजिकल ट्रिक उसमें शामिल नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, वो भी मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो मैं वो भी करते जाऊँ। बड़ा अच्छा सवाल है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज। तो मैं ये कहता हूँ पहले ए डॉट भी निकाल के देखो, अगर ये 0 आ जाए तो केस ख़त्म। 2 4 ज़ा 8, 3 6 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 -2। यार ये जो भी ये 0 आता हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि 2 ही आ गया ना, ये आ गया 28। अब काम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? अब हमें ए का और बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा तभी निकलेगा। इन दो पर 28 हो गया, ए का मैग्नीट्यूड, हाँ जी, 2 का स्क्वायर 4, 9 का 13, 1 का 1, तो ये हो गया √14। यहाँ देखो, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 56। और जब इनको फाइनल मल्टीप्लाई करोगे 28/28 1। अब देखो कॉस थीटा के लिए 1 कितने पे होती है? ये होती है थीटा 0 पे, तो इसका आंसर होगा 0। ज़्यादातर जो इस टाइप के सवाल आते हैं उनमें ए डॉट भी मैंने देखा है 0 ही आता है, तो थीटा 90 होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो जहन में रखें। प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन बोले तो साया, और किसका साया? ए का साया बी पर। तो ए का साया अगर बी पे निकालना है तो पहले तो ए डॉट बी निकाल के देखो। हाँ जी, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करें, 2 2 3 ज़ा -6, 6 2 ज़ा +12, 14 -6 8, और नीचे आएगा बी का मैग्नीट्यूड जो कि 3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, ये 8/3। दिस इज़ योर आंसर। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 3 कंपोनेंट्स ऑफ a vector is 3, its x component is 2, its y component is y, then z component will be। तो यार इस साल पहले भी कर पाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बार बार रिपीट कराता हूँ मैं। कुछ ऐसी सूरत हाल होती है। तो देर ये a जो है ये 3 के बराबर दे दिया है, x कंपोनेंट 2 है, y 1 है,
सो हेयर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये z चाहिए हमें। तो पहले तो स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे या 9 आ जाएगा और z की वैल्यू फाइनली आ जाएगी भाई 2। फिर बड़ा प्यारा सवाल है, विच पेयर ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, यानी कि कौन सा इनमें से है पेयर जो कि 2 न्यूटन फोर्स नहीं देगा। तो देखो इसका आसान सा तरीका क्या होता है, एक बार इनका सम लो, एक बार डिफरेंस। सम इनका 4 आ रहा है, डिफरेंस 0 आ रहा है। ये देंगे 0 से 4 तक के वेक्टर्स। इन दोनों का सम 2 आ रहा है, डिफरेंस 0 आ रहा है। ये 0 से 2 तक का रिजल्ट दे सकते हैं। इनका सम 4 आ रहा है, डिफरेंस 2 आ रहा है, 2 से 4 तक का दे सकते हैं। बड़ी अच्छी ट्रिक है। 4 और 1 का डिफरेंस 3, सम 5। ये 3 से 5 तक का दे सकते हैं, 3 से 5 तक का दे सकते हैं। और क्या पूछा है, कौन सा है विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। पहला तो दे रहा है 0 से 4 में 2 आता है, 0 से 2 में भी 2 आता है, 2 से 4 में भी 2 आता है। क्या 3 से 5 में 2 आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ऊपर वाले में सिंपल सी बात थी यार, रिजल्टेंट हमेशा यहाँ एक ही जगह आ जाएगा। एक्स वाई जेड में से 2 हमेशा उन्होंने दिए हुए होंगे, एक अननोन होगा, वो निकाल लेना भाई। कुछ बच्चों की कोई एक आध सब्जेक्ट वीक होता है, अगर कभी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो ज़ाहिर है मुझे सेंड कर दिया करें। अब भाई दोपहर 2 से 4 का टाइम मैंने इसलिए रखा है आप लोगों की क्यूरीज के लिए। अब फैक्टर ए बराबर है 3i + 4j, तो इसका मैग्नीट्यूड 5 होता है। मैं बता चुका हूँ, जो बच्चों ने आज ज्वाइन किए देख लें भाई। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25 का √5। ये रिजल्ट बहुत है हमें कि भाई 3i और 4j हों तो मैग्नीट्यूड 5 होता है, तो रिजल्ट तो याद होना चाहिए। इसमें एक सवाल आया था, यूनिट वेक्टर पैरेलल कैसे आएगा। वेक्टर ए उसको डिवाइड कर दें उसके मैग्नीट्यूड से। कब की बात है, जब यूनिट वेक्टर पैरेलल आए। तो वेल अगर एग्जाम में जैसे कि एक बार यही सवाल आया था, वेक्टर ए दिया था 3i + 4j, और ज़ाहिर पहले में इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 5, तो 3i और 4j को 5 से डिवाइड कर दें, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर पैरेलल। वेल यूनिट वेक्टर पैरेलल कभी एक के बजाय 2 वेक्टर का भी आ जा सकता है, जैसे कि आ रहा हो कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a एंड b। जब 2 वेक्टर हों तो क्या करेंगे, दोनों का सम लेंगे ऊपर और फिर सम के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। वेल a दिया है i + j, b दिया है 4i + 11j, तो अंडरस्टूड है i वाला i में प्लस होगा, j वाला j में। i + 4i 5i, j + 11j 12j, 5i + 12j डिवाइड किससे हो जाएगा, 13 से। तो यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा किसका, यूनिट वेक्टर पैरेलल का। अगर एग्जाम में k का ऑप्शन सबका सेम होता तब क्या करते, फिर i j निकालते। अब वेल i जो निकलेगा हमेशा j और k के कोएफिशिएंट से निकलेगा। j का कोएफिशिएंट 1, k का 5, j का कोएफिशिएंट 3, k का 1 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। j का कोएफिशिएंट क्या है 1, k का 5, j का 3, k का 1, 1 1 सा 1, 3 5 सा 15, 1 में से 15 माइनस करें -14। हाँ जी, कहीं है -14, बिल्कुल जी, i के साथ -14 है, तो ये आंसर आ जाएगा। और देखें, अगर j चाहिए होगा तो j किससे मिलेगा, i और k से। -3 और 5, 7 और 1। ये देखें -3 और 5, 7 और 1। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3, 7 को 5 से किया -35, -3 और -35 -38। -38 है बच्चों, उलट के क्या हो जाएगा, +38। तो बड़ा प्यारा सवाल है कि अगर वेक्टर ए बराबर है i + 2j + 3k, b बराबर है 4i + 5j + 6k, c बराबर है 7i + 8j + 9k, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकालें। देखो बड़ा आसान है, i j के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे 1 2 3, और b है तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे 4 5 6, c है तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे 7 8 9, और इनके डिटर्मिनेंट को हम ओपन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर सुन लो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। हाँ जी, एमकेट वाले सुन लें कि बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे यहाँ पे आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरतीब से 1 2 3 कोएफिशिएंट उतार लो, और 4 5 6 जो भी दिया हुआ 7 8 9 इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लें। ओके जी, एमकेट के बच्चे जिनको डिटर्मिनेंट ओपन करना नहीं आता, मैं इंशाल्लाह ताला सुबह सुबह एक सहरी में आपको वीडियो बना के दे दूँगा डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं, ठीक है, वो सेंड कर दूँगा ग्रुप में।
एनी इसका इस वाले क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा। और एक बड़ी काम की बात सुन लें, अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपिड 0 आए तो वेक्टर क्या कहलाता है? कोप्लेनर कहलाता है। वेक्टर क्या कहलाता है? कोप्लेनर कहलाता है। तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? कोप्लेनर हो जाएगा। ओके डियर, एक बात तो तय हो गई। अब कलगला को और भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है जी। कैसे क्वेश्चन आ सकता है? वो यहाँ पर जैसे कि ए दे दें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर्स आर कोप्लेनर, हम क्या करेंगे? मतलब बेसिकली तो यहाँ होगा ये, ठीक है। 1 2 3 A 5 6 7 8 9, इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे? 0 के। ऐसा साल बहुत आएंगे कोप्लेनर वाले, ठीक है। किसके इक्वल पुट कर देंगे? 0 के। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ए की वैल्यू निकलाएगी, जैसे कि इस केस में 4 निकलाएगी। मैं कुछ और वीडियोस आपको ग्रुप पे सेंड करूँगा। वैसे तो चैप्टर इंशाल्लाह कल भी चलना है, स्केड्यूल में भी आपको थोड़ी देर में बता। इतनी मैं सबको आनी चाहिए कि हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है जी। एमकेट वालों के लिए मैं कुछ अलग बेसिक मैथ्स की वीडियोस भी बनाता हूँ, ठीक है जनाब, 0 से लेके 90 तक। वेल इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो, एक्स की रिश्तेदारी है कॉस से, वाई की रिश्तेदारी है साइन से। एक्स पॉजिटिव तो कॉस भी पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव तो साइन भी पॉजिटिव। ओके जी, कॉस की रिश्तेदारी होती है ए डॉट बी से और साइन की रिश्तेदारी होती है ए क्रॉस बी से। कॉस पॉजिटिव तो ए डॉट बी भी पॉजिटिव, यानी वेक्टर प्रोडक्ट साइन पॉजिटिव तो ए क्रॉस बी भी पॉजिटिव। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए डॉट बी और ए क्रॉस बी पॉजिटिव है। बहुत एमसीक्यूज बनने वाली हैं अब इस कॉन्सेप्ट से। देखो एफटी में बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आते हैं, बड़े घुमा घुमा के। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव 90 से 180, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, ए डॉट बी नेगेटिव ए क्रॉस बी पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो अगर एक्स नेगेटिव है तो वाई भी नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव है, ए डॉट बी नेगेटिव ए क्रॉस बी भी नेगेटिव। अब वेल फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, ए डॉट बी पॉजिटिव ए क्रॉस बी नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ एक्स नेगेटिव साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में बच्चों देखो उल्टा होता है, एक्स कॉस ए डॉट बी पॉजिटिव है और वाई साइन ए क्रॉस भी नेगेटिव है। अब एमसीक्यूज ये भी आ जाती है बाज़ औक़ात तो खाली इतनी कि थर्ड क्वाड्रेंट में ए डॉट बी और ए क्रॉस बी क्या हो गई, या अगर ए डॉट बी पॉजिटिव है और ए क्रॉस बी नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। अब बहुत जैसे मैं कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करा रहा हूँ, पहले इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में बैठा लो। पहले स्केलर वेक्टर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन होती है। अब एप्टीट्यूड टेस्ट में इसके हवाले से सवाल आते ही कैसे हैं, क्वांटिटी दे के पूछते हैं कि स्केलर कौन सी है, वेक्टर कौन सी है। वहाँ याद रखो कैलोरी एक ऐसी वैल्यू है जो ना स्केलर में आती है ना वेक्टर में आती है। इसके बाद स्केलर में स्पेसिफिक हीट आती है, आपको याद होना चाहिए, डेंसिटी आती है, एनर्जी आती है, वॉल्यूम है, डिस्टेंस। याद रहे कि डिस्टेंस तो स्केलर में आता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर में आता है। स्पीड हो गई, अब वेलोसिटी ज़ाहिर है वेक्टर में आता है, एंट्रोपी हो गई, वर्क, टेम्परेचर, चार्ज, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जनाब ये सारी एग्जाम्पल है स्केलर के। वेल एग्जाम में ऐसा सवाल आ सकता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो अगर कोई ऐसा इनमें से ऑप्शन देखे तो समझ लें सारी स्केलर की बात है। और विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट स्केलर क्वांटिटी, ऐसे भी आते हैं, तो ये हमें याद होने चाहिए। अब वेक्टर क्वांटिटी में वेट है, मोमेंटम है, सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों, फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी आती है वेक्टर क्वांटिटी। और भी इनके दरमियान में कह रहे हैं कि एंगल कैसे निकालना है, तो बहुत आसान है। cos थीटा ए डॉट बी, ईटा मैग्नीट्यूड और cos थीटा। हाँ जी, इसके एक ट्रिक है, तो हमेशा पहले ए डॉट बी निकालें। क्यों? क्योंकि अगर ए डॉट बी 0 होता है तो इसका मतलब थीटा 90 डिग्री है, वेक्टर परपेंडिकुलर है, आप बाकी काम से बच जाओगे। हाँ जी, 2i यहाँ -2i है, आई है मल्टीप्लाई करेंगे आई को आई से -2, j का 3 यहाँ j का 2 +6
ये 1 और ये -0। अगर ए डॉट भी 0 आ रहा है तो थीटा 90 है, और कोई स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ए डॉट बी 0 ना होता तो हम इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, ए और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो यही मेरा आंसर हो गया बच्चों। जाएगा व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2i + 3j + 6k। तो देखो मसला ये है कि 2i + 3j + 6k को हम लिखेंगे, अब इनको डिवाइड किससे करेंगे? 2, 3, 6 के मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना पहले भी सिखाया पहले, फिर भी लोगों को कन्फ्यूजन है। तो देखो ऐसे होगा 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। ज़ाहिर इन सबका सम 49 होगा, 49 का रूट 7 होगा। तो इन सबको हम डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से। ऐसे निकलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और अगर खाली आपको x का डायरेक्शन कोसाइन पूछते तो ये इतना पार्ट होता है, यानी y का डायरेक्शन कोसाइन और ये z का डायरेक्शन। ओवरऑल सबका पूछा था तो भाई हमने इस तरह से